नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की अगली कड़ी है, लेकिन आज का ब्लाइंड मर्डर कुछ विशेष है। एक के बाद एक कई हत्याएं हो गई। प्रदेश है छत्तीसगढ़, जिला है रायपुर, लेकिन किसी हत्या का पता किसी को नहीं लग पाया। 2005 से होने वाली इन हत्याओं की शुरुआत से 2012 तक किसी भी हत्या का पता नहीं लगा, और ये 1 2 3 नहीं, 7 हत्याएं थी। कोई बहुत शोर शराबा भी नहीं हुआ, सब एक दूसरे से कनेक्टेड नात हित रिश्तेदार ही थे। इसी बीच में 2012 को रायपुर के कुकुरबेड़ा इलाके में एक 7 साल की बच्ची गायब हो गई। हल्ला मचा, लोग सड़कों पर आए। मैं बताता हूं कि बच्चों के साथ हुए अपराध को हमेशा पब्लिक या समाज अपने बच्चों से जोड़कर देखती है। उसे ये शंका हो जाती है या उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं ऐसा मेरे बच्चे के साथ तो नहीं हो जाएगा। इसीलिए काफी बड़ी संख्या में लोग इसका विरोध करते हैं। आप देख लीजिए, जब भी छोटे बच्चे के साथ, किसी छोटी बच्ची के साथ कोई अपराध होता है तो लोगों का गुस्सा और लोगों में रोष ये अपनी चरम पर होता है। यही कुकुरबेड़ा मोहल्ले के उस छोटी सी बच्ची के गायब होने पर गया। भीड़ इकट्ठा हुई, लोग सड़क पर आ गए, पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने बातचीत करनी शुरू की। उस समय पुलिस के सामने ये एम या ये बात नहीं होती कि कैसे बरामदगी की जाए, कैसे उसके अपराधियों को पकड़ा जाए, बल्कि उसके सामने ये टारगेट होता है कि इस भीड़ को कैसे समझा के डिस्पर्स किया जाए, इस भीड़ को कैसे यहाँ से हटाया जाए, इस भीड़ को बहुत देर तक जमा न होने दिया जाए कि और लोग इकट्ठा होकर कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी कर दें। इसीलिए पुलिस ने समझाना शुरू किया। इसी बीच में भीड़ से 3-4 लोग आए कि साहब, आप कह रहे हैं कि हम जल्दी बरामद कर लेंगे, आप कह रहे हैं कि हम बड़ी मेहनत करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि हमें 24 घंटे की मोहलत दे दो, कोई कह रहा है मुझे 72 घंटे की मोहलत दे दो। लेकिन इसी मोहल्ले से पिछले 4-5 सालों में 5 लोग गायब हो गए, जिनमें से 3 की गुमशुदगी भी थाने पर लिखाई गई। और ये पिछले 5-6 सालों में हुआ। पुलिस ने कुछ नहीं किया। न वो आज तक जिंदा बरामद हुए, न आज तक वो मुर्दा बरामद हुए, न उनके बारे में ये पता लगा कि किसने मारा है। पुलिस को वो भीड़ हटानी थी। पुलिस ने कहा नहीं, हम बिल्कुल देखेंगे क्या बात है, कहाँ की बात है और किस मोहल्ले में, और मुझे तो पता ही नहीं लगा, मैं तो अभी आया हूँ, ये पिछले वाले इंस्पेक्टर के समय की बात होगी, या मैं तो अभी बीट देख रहा हूँ, ये पिछले वाले बीट के सिपाही या सब इंस्पेक्टर को पता होगी, मुझे पता होता तो अब तक मैं यहाँ आकर जाने कितने तीर तलवार चला देता। बहरहाल भीड़ को समझाना ही उनका उद्देश्य था। लेकिन जब उन्होंने ये बात सुनी, वहाँ उपस्थित सभी पुलिस एसडीओपी भी थे वहाँ पर, और एडिशनल एसपी भी थे, तमाम पुलिस वाले थे। उनको ये लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है इस सब्जेक्ट को डाइवर्ट करने का। उनका अरे कहाँ गायब हो गई, उनका सब फलां के घर में ऐसा हुआ था। हीरापुर में और उसके बाद कुकुरबेड़ा में भी ये घटना हुई थी। उन्होंने नाम बताया कि फला 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 गायब हो गए और आज तक इनका पता नहीं लगा। फौरन सबसे बड़े अधिकारी ने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं अभी दिखाता हूँ, अभी दिखवा के बताता हूँ।
बताए गए मकान पर पुलिस की एक टीम पहुंच गई और वहां पर ये पता लगा कि जिसके घर से ये लोग गायब हुए हैं या जिसके परिवार के लोग गायब हुए हैं उसका नाम अरुण चंद्राकर है। अरुण चंद्राकर मौके पर मकान पर मिल गया, क्योंकि उससे बहुत मतलब नहीं था। उसको पता था कि गांव की बच्ची गायब है और पुलिस आई है, पुलिस समझा रही है, लोग भीड़ लगाए हुए हैं, मेरा क्या लेना देना। बहरहाल उसके घर के लोग गायब थे तो अरुण चंद्राकर को पुलिस थाने पर ले गई। भीड़ को ये समझाने में सफल रही कि देखिए, आप लोगों ने ये शिकायत की, पुलिस को ये जानकारी नहीं थी, अब हम इस व्यक्ति को ले जाकर इससे पूरी जानकारी करेंगे और फिर हम देखेंगे कि लोग कहाँ गए जो गायब हुए हैं। भीड़ छट गई। बच्चे के बारे में भी पुलिस को अगले दिन पता लग गया। बच्ची भी उसकी हत्या करके कहीं किसी जगह पर उसे गाड़ दिया गया था। पुलिस ने उसको रिकवर किया, अपराधी को पकड़ लिया, तो बातें सब क्लियर हो गईं। लेकिन तब तक अरुण चंद्राकर को थाने पर बिठाए रखा गया था। उससे कुछ पुराने पुलिस वालों ने पूछना शुरू किया। उन्होंने कहा, तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर के इतने सदस्य गायब हो गए और तुमने पुलिस को कब कब इत्तला की। वो फौरन बोला कि साहब, इसमें हमारी जो पत्नी थी लिली, उसकी बहन जो थी उस पुष्पा, और उसका मामा, पत्नी का मामा संजय, ये संजय सिंह, ये गायब हुए थे, तो मैंने इसकी गुमशुदगी लिखवाई थी अलग अलग तारीखों में। पुलिस ने ढूंढा, कोई 6 साल पहले लिखवाई गई थी, कोई 7 साल पहले लिखवाई गई थी। फिर ये पूछा गया कि तुमसे कोई पूछताछ हुई? बोले साहब, हम लिखवा के चले गए थे और उसके बाद तो कोई आया नहीं। मैं 1-2 बार थाने पर आया, चक्कर लगाया, लोगों ने कहा ढूंढो, कहीं चले गए होंगे, आ जाएंगे। फिर मैं थक हार कर वापस बैठ गया। उससे फिर आगे की पूछताछ हुई कि भाई ये कहाँ चले गए, और कब कब पुलिस के पूछताछ करने का जो तरीका है, जो शुरुआत करती है कंफर्टेबल करने के लिए कि उससे सच उगलवाया जाए कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ कैसे पहुँच गए, तुम्हारे भाई कितने हैं, तुम्हारी बहनें कितनी हैं, पत्नी कहाँ की है, साले कितने हैं, इस तरह की सवाल। और फिर उसको रिपीट करते हैं कि क्या इनमें से कोई बात वो गलत तो नहीं बता गया। अगर कोई बात वो अटक रहा है या गलत बता रहा है, 3-4 बार में वही नाम अलग अलग, वही रिश्ता अलग अलग नाम से बता रहा है, तो शंका होने की गुंजाइश प्रबल हो जाती है। इसलिए पुलिस एक सिलसिले से पूछती है कि अच्छा, ये 2005 में तुमने लिखवाया था, ये 2007 में तुमने लिखवाया था, तुम्ही ने क्यों लिखवाया था, इनके घर वाले तुमने बताया कि फलां हैं, उन्होंने क्यों नहीं लिखवाया। इस तरह की बातें पुलिस पूछने लगी और करीब 1 घंटे में धीरे धीरे वो प्रश्नों में उलझने लगा। कौन पहले गायब हुआ, कौन बाद में गायब हुआ, कितने बजे गायब हुआ, कितने बजे तुम आए, तुम्हारे घर वालों ने कब बताया, तुम्हें कब पता लगा, तुम कहाँ थे उस समय। ये जब सवालों की बौछार होती है तो जो उसकी समझ में आता है, देखिए, एक झूठ को एक बचाने के लिए या रिपीट करने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, और बार बार बोलते बोलते कभी कभी इसी में गलती हो जाती है, क्योंकि वो झूठ होता है। सच को आप 100 बार पूछिए, वो सच बोल रहा है तो सच ही बताएगा। कई दिन तक पूछिए तब भी वही सच बताएगा। इसीलिए पुलिस तमाम ढेर सारी, ननिहाल कहाँ है, नाना क्या थे, नानी क्या थे, उनके कितने बच्चे थे, उनका क्या क्या नाम था, कितने बड़े थे, किसकी शादी हुई, किसकी शादी नहीं हुई, उसको लिखते जाते हैं। और बाकी इधर उधर की बात पूछने पर एक बार फिर से कहते हैं, अच्छा हाँ, फिर से बताओ जरा, नाना का नाम क्या था। तो झूठ बोलने वाला इतनी तपाक से अगर उसने तैयारी करके नहीं रखी है तो वो फिर उसको रिपीट नहीं कर पाता, और इसी तरह के सवालों में वो उलझ गया। पुलिस को लग गया कुछ न कुछ इसके पेट में है। थानाध्यक्ष यानी थाना प्रभारी या बड़े दरोगा जी
ये जो वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, उनसे ये बात बताई गई कि साहब इतने लोग गायब हुए हैं, यही बता रहा है, 6 लोगों की सूचना तो यही दे रहा है, लेकिन ये सही सही बता नहीं पा रहा है, कुछ न कुछ झोल जरूर है, कुछ न कुछ इसके पेट में ज़रूर है। इसलिए इससे अच्छी वाली पूछताछ या श्रेणीबद्ध पूछताछ बहुत आवश्यक है। थाना अध्यक्ष भी क्या कहते हैं, उनको भाई सच निकलवाओ, जब वहाँ इतने लोग शिकायत कर रहे थे, ये तो कहिए हमने बरामद कर लिया बच्ची को, वरना बड़ी मुश्किल होती। इसी को जोड़ के फिर अखबार वाले लिखते, फिर अधिकारी पूछते, फिर तमाम तमाशा होता। पुलिस ने श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू की, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन वो दिल से कड़ा था, शरीर से मजबूत था, इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं था। इसलिए अंतिम श्रेणी तक उससे पूछताछ की गई। जब बेदम हो गया तो उसने कहा, अब मैं सब बता दूंगा। और फिर उसने सिलसिलेवार 4 घंटे तक अपनी क्राइम की कथा सुनाई। उसने बताया कि वो दुर्ग जिले के गुंडरदेही का रहने वाला है। शुरुआत में उसे चोरी करने की आदतें पड़ी हुई थी और वो एक मामूली चोर था। छोटी मोटी चीज़ें घर में, किसी के घर में घुस के ये देखते हुए कि अभी समय कोई नहीं है और चुरा लेना, ये उसका काम था। और करीब करीब 20 अपराध चोरी के पुलिस रिकॉर्ड में उसके नाम दर्ज हैं और कम से कम 15 बार वो इन्हीं चोरी के आरोपों में जेल भी जा चुका था। और उसकी इसी आदत के कारण 1994 में उसे उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया था और घर छोड़ने के बाद वो फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजारने लगा। जब वो कई मामलों में जेल में था तो यहीं उसकी मुलाकात एक अपराधी मंगलू देवर से हुई। जनवरी 2005 में जब वो जेल से छूट कर आ गया तो हीरापुर गांव के रहने वाले बहादुर सिंह नामक शख्स के घर में वो किराए पर रहने लगा और वहीं मंगलू देवर के जरिए उसकी पहचान लिली नाम की महिला से हुई। वर्ष 2008 में उसने लिली से शादी कर ली और उसके बाद अरुण लिली के घर रहने लगा। इस बीच में उसने अपने पहले मकान मालिक बहादुर सिंह की हत्या करके उनकी लाश उन्हीं के घर के पिछवाड़े एक गड्ढा खोदकर उसमें दफना दी। घर वालों ने उनकी गुमशुदगी लिखवाई, लेकिन तब तक, जब तक इससे सारी हत्याओं की पूछताछ नहीं हो गई थी, किसी को पता नहीं लगा कि वो उनके घर में ही पिछवाड़े गड्ढे में दबा हुआ है। उसने आगे बताया कि उसने अब तक कुल 7 हत्याएं की हैं। सभी हत्याएं करने के बाद उसने उन लोगों को गड्ढा खोद कर गाड़ दिया है। पुलिस को उसने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई कि जब वो फरारी काट रहा था 2005 के बाद, कि किसी और मुकदमे में सजा न हो जाए और कभी पुलिस पकड़ कर न ले जाए, उसने कुछ दिन दिल्ली में गुजारे और दिल्ली के बाद फिर वो निठारी पहुंच गया और उस समय निठारी कांड बहुत चर्चा में था। उसको लगा कि इस तरह का काम करने से चर्चा में हमारा नाम भी आ जाएगा या चर्चा में हमको लोग पहचानने लगेंगे, कम से कम हमारे गांव में। उसने तय किया कि वो पूरी प्लानिंग से ये सभी हत्याएं करेगा। ज़्यादातर मामलों में उसने बेहोश करके जिंदा ही लोगों को गाड़ दिया था। पुलिस ने एक एक करके उसकी बताई जगह पर तलाशी लेनी शुरू की। सबसे पहले तो उसके घर के ठीक पीछे वाली जगह पर 3 नरकंकाल बरामद किए गए। फिर उसके बाद 2 अन्य लोगों के नरकंकाल अलग जगह मिले। जो 3 नरकंकाल मिले उसमें
उसकी पत्नी लिली, उसका साला और साले की धर्म पत्नी, ये तीन एक साथ मिले और ये तीनों के बारे में गुमशुदगी लिखवाई गई थी। और गुमशुदगी लिखवाने के कम से कम 7 साल बाद ये पता लगा कि ये हत्याएं अरुण चंद्राकर ने की हैं और उसकी लाश कहाँ दबी हुई है। फिर उसने बताया कि उसने चलती ट्रेन में पिता को पहले ईंट पत्थर से मारकर बिठा लिया और फिर चलती ट्रेन से ही पिता को जो 2 डिब्बों के बीच में जगह होती है उसमें फेंक दिया और उनकी ट्रेन के पहियों से कटने से मृत्यु हो गई। और पुलिस ने इसको ये मान कर कि लावारिस लाश है, इसका कफन दफन कर दिया। इसके बारे में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और जिस जगह की उसने बात बताई वहाँ की पुलिस रिकॉर्ड में छानबीन की गई तो ये बात सही पाई गई। फिर उससे पूछा गया कि भाई आखिर ये तुम ऐसा कैसे करते गए, और एक के बाद एक कोई तो कारण रहा होगा, कोई तो बात रही होगी। तो उसने कहा कि लिली देवार का मामा संजय सिंह वो हमारी जिंदगी में बहुत दखल देता था, अक्सर आ जाता था और अपनी भांजी को बताता था कि ये कैसे घर रखा है तुमने, वो कैसे रखा है, सफाई क्यों नहीं की है, ये क्यों खाते हो, ये क्यों नहीं खाते, और इसी पर बार बार मेरे ऊपर भी टीका टिप्पणी करता है। एक दिन रात में मैंने उसे बेहोश करके मार दिया। मारने के बाद पहले से खोदे हुए गड्ढे में उसे दबाकर दफना दिया। जहां मारा था वहां से करीब 100 कदम की दूरी पर। धीरे धीरे लिली को यह जानकारी हो गई कि उसके पति अरुण चंद्राकर ने ही मामा संजय सिंह की हत्या की। एक दिन उसने बात ही बात में पूछ लिया कि मामा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। बस अरुण चंद्राकर को लगा कि अरे लगता है इसको पता लग गया है। उसने लिली की भी हत्या कर दी, उसे भी गाड़ दिया वहीं। मैंने आपको बताया था कि उसमें पत्नी, साला और साले की धर्मपत्नी तीनों को एक ही जगह गाड़ा था, मारा अलग अलग टाइम पर था। जब लिली गायब हो गई तो उसके घर वाले परेशान हो गए। लिली की बहन पुष्पा और उसके पति ने एक दिन फिर से शक जाहिर किया अरुण से, क्या बात है, लिली कहाँ गायब हो गई और उसका मामा संजय सिंह कहाँ गायब हो गया। फिर उसने पूछा कि शक हमें यही हो रहा है कि तुम जानते हो कि ये कहाँ हैं और तुम्हें सब पता है, या तो तुमने मार दिया या इनको कहीं बेच दिया। फिर उसका दिमाग घूम गया अरुण चंद्राकर का। उसने एक दिन अपनी पत्नी की बहन पुष्पा और उसके पति को भी मार डाला। मार के उनकी लाशों को उसी तरह दफना दिया। पुलिस ने पिता को छोड़कर, जिसकी लाश का अंतिम संस्कार अज्ञात लाश में करा दिया गया था, बाकी सभी 6 शव या कह लें नरकंकाल बरामद कर लिए। रायपुर के लिए या छत्तीसगढ़ के हिसाब से जहां अपराध बहुत कम है, वहां के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। 2012 में एक के बाद एक कब्रों से या जमीन से खोद खोद कर कंकाल निकाले जा रहे थे। अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ उसने मारा और गाड़ा, सब जगह अलग अलग हत्या के मुकदमे लिखे गए, विवेचना हुई। साक्ष्य तो आप समझ रहे हैं कि सिर्फ और अपराधी के बयान पर या अपराधी के बताने पर या अपराधी के कहने पर 27 CRPC यानी दफ़ा 27 की रिकवरी, इसका बहुत ज़्यादा मायने नहीं रहता। और भी चीज़ें इकट्ठा करनी होंगी। पुलिस ने खैर बयान लिखे परिजनों के कि कब कब उनको शक हुआ
कब उन्हें पुलिस को बताया, या अगर पुलिस को नहीं बताया तो किसको किसको बताया, और कब ये उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया कि उनकी शंका लिली के पति अरुण चंद्राकर पर है। बहरहाल उसे जेल भेज दिया गया। इतना सनसनीखेज नरसंहार था, ये नरसंहार तो नहीं कहेंगे, इतना सनसनीखेज ये सीरियल मर्डर था जो 7 सालों तक नहीं खुला था। पता ही नहीं था कि इनका क्या हुआ, इन सभी सदस्यों का। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल हुआ और 2017 में इसको 5 हत्याओं के मामले में आजीवन कारावास हो गई। 6वीं हत्या का मामला जब ट्रायल पर आया तो ये पेशी के दरमियान सिपाहियों को चकमा देकर, क्योंकि वही सिपाही बार बार लाते थे, पेशी से वापस जाते समय कहीं चाय के लिए कहा उसने, कहीं पानी के लिए कहा उसने, कभी लघुशंका के लिए कहा उसने। पुलिस मानवीय आधार पर इस तरह की सेवाएं या इस तरह की परेशानी पर थोड़ी बहुत मोहलत दे देती है, और उसी तरह की एक मोहलत में ये भाग गया। पुलिस ने इस पर इनाम घोषित किया। पुलिस बहुत परेशान हो गई कि आखिर इतने बड़े हत्यारे को, जिसके बारे में इतना अखबारों में छपा, इतनी टीवी में आया, जिसको पूरा का पूरा जिसे कहते हैं समाज, जिसको रायपुर पूरा का पूरा जानता है और उसको उसी नाम से बताया भी जाता है, कुकुरबेड़ा हत्याकांड के नाम से बहुत मशहूर हुआ ये रायपुर में। कुकुरबेड़ा में ही ये आकर रहता था और एक के बाद एक इसने वहीं पर ये हत्याएं की थी। इसने जिसकी हत्याएं की थी उनके नाम पत्नी लिली चंद्राकर, साला अखिल, उसकी पत्नी पुष्पा, ममिया ससुर संजय, पिता शत्रुघ्न चंद्राकर, रिश्तेदार फूलो देवी और मकान के मालिक श्याम बहादुर सिंह। इतनी लोगों की हत्याओं पर या इतने लोगों की पिता को छोड़ के सभी के नरकंकाल बरामद हुए थे। अदालत में स्पीडी ट्रायल के बाद इसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। आप समझ सकते हैं इसमें एविडेंस बहुत कम रहा होगा, इसलिए रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना गया और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब ये 2017 में भाग गया, उसके बाद पुलिस बहुत परेशान रही। 4 फरवरी 2019 को इसके गांव कुकुरबेड़ा हत्याकांड के आरोपी के बारे में ये पता लगा कि अपनी बेटी की बर्थडे पर, उसके जन्म दिवस पर ही आएगा। पूरा गांव सतर्क था। मैं आपको फोटो इसकी कम्युनिटी पे शेयर करूंगा कि किस तरह ये अपना इसने भेष बना लिया था। महाराष्ट्र में ये बाबा बनकर घूमा करता था, लोगों को ज्ञान देता था, लोग इनको दक्षिणा देते थे। अपने आप को उसने एक विद्वान की तरह, विद्वान तो नहीं कहेंगे, कुछ छोटे मोटे साधु टाइप का उसने अपने आप को स्थापित किया था। वो काफ़ी पैसा और गिफ्ट लेकर अपनी बेटी के घर आया, उसे बधाई दी, उसको आशीर्वाद दिया, उसके यहाँ खाना खाया और उसके बाद निकल गया। गांव के लोग सब इस ताक में बैठे थे कब आए, कब पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे। वापस जाते समय गांव के कुछ पुराने लोगों को शक हुआ कि ये जो बाबा गया है, ये हाइट इसकी उतनी है जितनी अरुण चंद्राकर की थी। पुलिस को फौरन खबर की गई कि साहब वो आया है और निकल गया है, इस तरफ गया है, अगर सड़क तक पहुंच गया और कोई उसको साधन मिल गया फिर ये पकड़ में नहीं आएगा। रायपुर के एसपी नीथू कमल ने बताया कि जैसे ही वो बाहर निकला, पुलिस को जब पता लगा, पुलिस भी पहले से तैयार थी, रेलवे क्रॉसिंग के पास घेराबंदी करके पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गांव के लोग इसलिए भी चौकन्ने थे कि वो पहले भी बेटी को बधाई देने के लिए जन्मदिन के दिन आया था, लेकिन अलग अलग वेश में।
जाने के बाद घर वालों की चर्चा से लोगों को पता लगा कि वो आया था, इसलिए इस बार जन्मदिन में लोग ज़्यादा सतर्क थे। पुलिस ने पकड़ा, पहले उसने पुलिस को दाएं बाएं पहाड़ा पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में आप समझ रहे हैं पुलिस ने क्या किया होगा। सारी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस उसका महाराष्ट्र में वो स्थान जहाँ पर वो अपनी कुटिया बनाकर बाबा के रूप में रह रहा था, वहाँ गई। बहुत ढेर सारा सामान, घरेलू सामान, तमाम पैसा, जेवर वहाँ से बरामद करके ले आए और आजीवन कारावास के लिए उसको कारावास भुगतने के लिए उसे एक बार फिर जेल भेज दिया गया। इस तरह से एक व्यक्ति जिसकी सनक कह लें, शक कह लें, शंका कह लें, इस आधार पर उसने 7 लोगों की हत्या 7 सालों के भीतर कर दी थी। आज की घटना छोटी छोटी बातों पर, सिर्फ शंका और शक पर इतने लोगों की हत्या कर देना, शायद ये मानसिक बीमारी ही अरुण चंद्राकर को रही होगी। और शायद इसीलिए आप अगर इसके बारे में ढूंढेंगे नेट पर तो इसे साइको किलर भी कहा जाता है। इतने लोगों को इसलिए मार देना कि शायद इसको मेरे इसके पहले वाले अपराध का पता लग गया है, इसलिए इसका मारना जरूरी है। जैसे जैसे ये शक होता गया कि इसको भी पता लग गया, अरे इसको भी पता लग गया, ओह, वो उसको मारता चला गया। जब परिवार में इतने लोगों को अलग अलग हत्याओं पर, अरुण पर ही शक हो रहा था, तो ये बात समझ से परे है कि लोगों ने पुलिस को इसके बारे में क्यों नहीं बताया कि साहब हमारे यहाँ जो हमने गुमशुदगी लिखवाई थी, हमें शक है कि अरुण ने वो हत्या की होगी। लेकिन कोई भी पुलिस में सिवा गुमशुदगी लिखवाने के नहीं गया। और पुलिस का क्या, गुमशुदगी लिखवाने के बाद पुलिस कभी अपनी जगह से हिली भी नहीं, 2 कदम आगे भी नहीं बढ़ी, जानने की कोशिश भी नहीं की। नहीं, मैं दावे से कहता हूं कि अगर एक बार बुला के पूछा ही गया होता कि तुम्हारे घर के लोग हैं, कहाँ गायब हो गए, तुम्हें कैसे नहीं पता, या तुम्हें कैसे जानकारी हुई, तुम्हें किसने बताया, 10 सवाल पूछने के बाद दोबारा अगली हत्या करने की हिम्मत अरुण चंद्राकर कभी नहीं करता और बाकी लोगों की जान भी बच जाती। लेकिन पुलिस हिले नहीं अपनी जगह से। और जब तक वो बच्ची गायब नहीं हो गई, लोगों ने शिकायत नहीं की कि साहब 4-4, 5-5 आदमी इसी गांव में गायब हो गए, आज तक पता नहीं लगा, तब तक अरुण चंद्राकर के पाप का खुलासा नहीं हो पाया। और ये सारे लोग जिन्हें शक होता जा रहा था, जो पूछ रहे थे कि भाई मुझे लगता है तुमको जानकारी है, जब ये शक उनका पुख्ता था, या कह लें शक आधा था, या कह लें कि सिर्फ शक था कि इसी ने की है, और फिर बाद में वो मारे गए, तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल मौत का इंतजार ही कर रहे थे। खाली मौत को जाकर उन्होंने कुरेद दिया और मौत फौरन आ गई। हरिवंश राय बच्चन साहब ने ऐसे लोगों को पर जो इस तरह से मौत का इंतजार करते हैं, कब्र में पैर लटका कर बैठते हैं, उन पर 2 लाइनें लिखी हैं, गहरी लाइनें हैं, आप भी इनको समझिए। उन्होंने लिखा है कि मृत्यु गोद में जीवन अपनी अंतिम सीमा पर लेटा था। ये सब अंतिम सीमा पर ही लेटे थे, ये जानते हुए भी किसी ने किया है, ये जानते हुए कि जैसे ही ये मरा उसके बाद ये क्यों मरा, फिर उसके बाद ये क्यों मरा, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया, और ये शायद अंतिम सीमा पर लेटे थे मृत्यु गोद में। हरिवंश राय बच्चन जी की लेखनी ने ये 2 लाइनें, बड़ी गजब की लाइनें लिखी हैं। और ये मैं बता दूं, बहुत चीज़ें इन्होंने जीवन की यथार्थ पर लिखी हैं। ये लाइनें, इनकी जो पुस्तक है बच्चन के लोकप्रिय गीत, उसके पेज नंबर
98 पर है। मैंने सर्च किया इस लाइन को ढूंढते ढूंढते, पेज नंबर 98 पर है, हिंद पॉकेट बुक्स की 2004 के एडिशन में। अगर किसी को रुचि है इस तरह की कविताओं में, इस तरह के साहित्य में, तो वो इसको ज़रूर पढ़े, क्योंकि ये लाइनें उन लोगों पर एकदम सटीक बैठ रही हैं जो एक एक करके मारे गए, और उनकी और उसी से किसके हाथों मारे गए, जिस पर उनको पहले की हत्या करने का शक था कि ये अरुण ही इनको मार रहा है, और फिर उन्हीं के हाथों वो भी मारे गए। तो इसलिए बच्चन जी ने, हरिवंश राय बच्चन जी ने जीवन की यथार्थ पर बहुत कुछ लिखा है। गहरी कविताएं, गंभीर हैं, हृदय पर अपनी स्पष्ट छाप छोड़ने वाली कविताएं हैं। अगर किसी की रुचि हो तो इस काव्य संग्रह को जरूर पढ़े। आशा है मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।